गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में ट्रांसफार्मर से 120 क्वेश्चन को हम कवर कर रहे हैं और ये क्वेश्चन आपकी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करने में हेल्प करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज वॉच द कंप्लीट वीडियो टू बूस्टिंग योर नॉलेज, टू बूस्टिंग योर प्रिपरेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज बुखोज रिले में मॉल फंक्शनिंग होता है के कारण। तो जो बुखोज रिले है उसमें मॉल फंक्शनिंग किसके कारण होता है? ट्रांसफार्मर अत्यधिक ओवर हीट होने की वजह से ये आपका मॉल फंक्शनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर के प्रतिस्थापन में प्रयोग नहीं होता है? ठीक है, तो कौन सा इसमें जो है कि ट्रांसफार्मर के प्रतिस्थापन में प्रयोग नहीं होता है? तो ये आपका है उत्तेजक। ठीक है, कंजर्वेटर का हम जो है ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं, बुखोज रिले का भी यूज करते हैं, ब्रीदर का भी यूज करते हैं, लेकिन किसी एक्साइटर का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टैरिसीस लॉस या हिस्टैरिसीस ह्रास सबसे कम निर्भर करता है। तो जो आपका हिस्टैरिसीस लॉस है वो सबसे कम किस पर निर्भर करता है? एम्बिएंट टेम्परेचर। ठीक, एम्बिएंट टेम्परेचर पर आपका बहुत ही कम डिपेंड करता है, चुंबकीय फ्लक्स पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, मटेरियल की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, क्या आपका हिस्टैरिसीस लॉसेस। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसफार्मर एक है, ट्रांसफार्मर आपकी एक स्टैटिक्स डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में सही है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि आपका आउटपुट वोल्टेज आपका प्राइमरी वोल्टेज से, ठीक, इनपुट वोल्टेज से आपका ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें आपका सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा है, सॉरी सेकेंडरी साइड का वोल्टेज आपका या तो ज़्यादा होना चाहिए या तो आपका सेकेंडरी साइड का नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होना चाहिए जिस साइड आप जो है कि आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसफार्मर को ईडी करंट 6 से रक्षित करने हेतु कोर को क्या करना चाहिए? कोर को ये बनाया जाता है, कोर किसका बनाया जाना चाहिए? सॉफ्ट आयरन का, क्योंकि अगर आपका सॉफ्ट आयरन आप यूज करते हैं तो आपका इजीली मैग्नेटाइज होगा और इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो इससे आपकी जो है कि ईडी करंट लॉस है जो वो आपका कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर यदि मैक्सिमम दक्षता पर कार्यरत है तो उसकी लौ क्षति 500 वाट है। ठीक, अगर वो आपका ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी पे वर्क कर रहा है तो उसकी जो है कि लौ हानियाँ वो आपकी कितनी है? 500 है। तो उसकी ताम्र हानियाँ कितनी होगी? ताम्र हानि या ताम्र क्षति कितना होगा? उतना ही होगी। जब आपका कोई भी ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी पे वर्क करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? आयरन लॉस आपका कॉपर लॉस के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसफार्मर के क्रोड को लेमिनेशन तथा सिलिकॉन इस्पात की पट्टियां क्यों प्रयोग की जाती हैं? ईडी करंट और हिस्टैरिसीस दोनों की क्षतियां घटाने के लिए हम क्या करते हैं? ऐसा यूज करते हैं, लेमिनेशन का यूज करते हैं, लेमिनेशन करते हैं और जो है कि सिलिकॉन इस्पात की पट्टियों को यूज करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक कुंडली, प्रत्येक बाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। तो ट्रांसफार्मर में जो आपका विद्युत वाहक बल डेवलप होता है, ईएमएफ आपका इंड्यूस्ड होता है, वो किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो ये आपका निर्भर करता है फ्रीक्वेंसी पर, ठीक, और उसमें नंबर ऑफ टर्न पर और उसकी मैक्सिमम फ्लक्स पर। सो आपका करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, और ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ। तो जो आपका ट्रांसफार्मर है उसके ब्रीदर में हम क्या प्रयोग करते हैं? सिलिका जेल का यूज करते हैं। शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? शुष्क सिलिका जेल का रंग जो है कि नीला होता है। जब हम उसको यूज कर लेते हैं, मतलब जब वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो अब उसका कलर हल्का गुलाबी हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बुखोज रिले का प्रयोग किसके लिए करते हैं? बुखोज रिले का प्रयोग ऐसे ट्रांसफार्मर में किए करते हैं जो हमारी जिसमें वाइंडिंग किसमें डूबी रहती है? आयल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको मैचिंग टाइप का है क्वेश्चन, इसमें आपको मैच कराना है। ओके, तो आपका बुखोज रिले जो है कि किससे मैच होगी? बुखोज रिले ये क्या करती है? ट्रांसफार्मर तेल को नहीं नापती है, स्वचालित एक ब्रेकर है।
तो इसको हम मैच कराएंगे 4 से। ओके, तो बुखोज रिले यह एक स्वचालित सर्किट ब्रेकर की भांति कार्य करती है। एक्सप्लोजन वेंट, एक्सप्लोजन वेंट क्या है? इसे एक प्रेशर रिलीज वाल्व भी कहते हैं। एक्सप्लोजन वेंट को हम प्रेशर रिलीज वाल्व कहते हैं। ऑयल गेज, ऑयल गेज से क्या करते हैं हम? ऑयल गेज से ट्रांसफार्मर टैंक में भरे तेल का स्तर दर्शाने वाली ये आपकी युक्ति है। तो इस जो है कि सेकंड नंबर में जाएगा। तापमान मापी आपका ट्रांसफार्मर तेल का ताप मापने वाली एक युक्ति है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। ओके, पहले का चौथे में और दूसरे का पहले में और तीसरे का दूसरे में और चौथे का तीसरे में। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, किसी ट्रांसफार्मर के प्रति फेरों की संख्या 6 है। ठीक, एक फेरे में हमारे कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। प्राथमिक वोल्टेज हमारा दिया है 110 वोल्ट और सेकेंडरी वोल्टेज हमको दिया है 25 वोल्ट। तो प्राथमिक और सेकेंडरी वर्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपका एक, ये किसी ट्रांसफार्मर के प्रति वोल्ट पर, 1 वोल्ट पर 6 फेरे आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, प्रति वोल्ट पर अगर आपका 1 वोल्ट है तो हमारे 6 टर्न आते हैं। ठीक है, और अगर हमारा 110 वोल्ट हो गया तो कितना फेरा होगा? इसी में हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा कितना? 660। ठीक, और सेकेंडरी साइड का वोल्टेज कितना है? ये है 25 वोल्ट। 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन एक परिणामित्र के लिए सही है? ठीक है, तो घूर्णन युक्ति है, बिल्कुल गलत बात है। आपका ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक्स डिवाइस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, किस प्रकार की धारा पर परिणामित्र कार्य करता है? तो आपका जो ट्रांसफार्मर है वो आपका एसी पे वर्क करता है। कौन सा सिद्धांत ट्रांसफार्मर के कार्य करने के लिए उत्तरदायी है? तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय इंडक्शन नियम आपका इसके लिए उत्तरदायी है। आपका इसका करेक्ट आंसर सी होगा। किस प्रकार की वोल्टता को ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है? तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? स्टेप अप एज ए स्टेप डाउन, दोनों तरीके से हमारा यूज किया जाता है। उच्च स्तर से निम्न स्तर, निम्न स्तर से उच्च स्तर। सो आपका करेक्ट आंसर होगा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, क्या होगा अगर ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई से जोड़ देंगे? अगर ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई से जोड़ देंगे तो उसकी वाइंडिंग क्या होगी? जल जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, किस राशि को ट्रांसफार्मर नहीं बदलता? किस राशि को ट्रांसफार्मर नहीं बदलता है? तो किस राशि को नहीं बदलता है? ये आपका शक्ति और फ्रीक्वेंसी, जो आपकी पावर है और फ्रीक्वेंसी, ये ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट होती है। इसका वोल्टेज और करंट क्या होता है? स्टेप अप और स्टेप डाउन होता है। ओके, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को विद्युत स्रोत से क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, लोड से नहीं जोड़ते हैं, शॉर्ट सर्किट भी नहीं करते हैं, हमेशा ओपन रखते हैं, ऐसी भी बात नहीं है। सो करेक्ट आंसर आपका ये होगा। बहुत अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होनी चाहिए? तो आपकी जो जितने बहुत अच्छे ट्रांसफार्मर हैं जिनकी इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा है वो कितनी होनी चाहिए? 95 to 99% होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का युग्मन एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों के मध्य होता है? किस प्रकार का युग्मन? तो आपका ये क्वेश्चन नंबर हम आपको मिस कर दिए। क्वेश्चन नंबर 23, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या है जिसमें द्वितीयक कुंडली के फेरों की संख्या प्राथमिक से अधिक होती है, जो करंट के मान को घटाता है, जो वोल्टेज के मान को बढ़ाता है? सो करेक्ट आंसर होगा आपका डी। ठीक, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में प्राथमिक कुंडलन की अपेक्षा कम
लपेटे होते हैं, ठीक है। जो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा उसमें जो प्राथमिक कुंडली है उसकी अपेक्षा कम टर्न होंगे, ओके। क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या आएगा, प्राइमरी साइड आपका वोल्टेज ज़्यादा होगा, तो जब प्राइमरी साइड आपका वोल्टेज ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ टर्न भी ज़्यादा होंगे, और जब सेकेंडरी साइड आपका वोल्टेज कम होगा तो उस साइड क्या होंगे, नंबर ऑफ टर्न कम होंगे। जब प्राइमरी साइड का वोल्टेज आपका ज़्यादा है तो प्राइमरी साइड आपकी करंट कम होगी, और सेकेंडरी साइड का अगर वोल्टेज आपका कम है, ठीक है, तो करंट आप जो है कि उधर सेकेंडरी साइड से ज़्यादा ले सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, वह पदार्थ जो ट्रांसफार्मर कोर निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कोर के लिए, ट्रांसफार्मर कोर के लिए सबसे ज़्यादा किसका यूज करते हैं हम, सिलिकॉन इस्पात का, ओके, सिलिकॉन इस्पात का यूज करेंगे। इनमें से कौन सा एक ट्रांसफार्मर का प्रकार है, तो इसमें सभी आपके ट्रांसफार्मर के प्रकार हैं, बेरी टाइप के, कोर टाइप के, सेल टाइप के, ये आपके ट्रांसफार्मर के क्या हैं, टाइप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 27, वह ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है जिसकी प्राइमरी को उच्च वोल्टता दी जाती है और सेकेंडरी से निम्न वोल्टेज दी जाती है। तो ऐसे ट्रांसफार्मर हमारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। यदि इनपुट वोल्टेज 120 वोल्ट और आउटपुट वोल्टेज 240 वोल्ट है तो ट्रांसफार्मर बाइंडिंग की कौन सी प्राइमरी होगी, तो प्राइमरी कौन सी होगी, इनपुट आपका 120 और आउटपुट आपका 240 वोल्ट है तो कौन सी साइड आपकी प्राइमरी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपकी प्राइमरी साइड होगी 120 वोल्ट की जो साइड होगी वो आपकी प्राइमरी साइड होगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का ट्रांसफार्मर रेशियो ये आपका बी भी होगा और ये आपका सी भी होगा। सो करेक्ट आंसर आपका डी होगा, ओके। किस कारणवश प्रायः सेल टाइप ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, तो किस कारणवश प्रयुक्त करते हैं, यह देखने में सुंदर होता है, इनके दो चुंबकीय पथ होते हैं, इनका चुंबकीय फ्लक्स क्षरण कम होता है। सो करेक्ट आंसर आपका होगा डी, ठीक। किस प्रकार के ट्रांसफार्मर के यल आकृति की स्टैंपिंग में दो सेट प्रयोग करके आयताकार क्रोड बनाए जाती है, ठीक है। तो किस टाइप के ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त करते हैं, कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर में हम जो है कि यल टाइप की आकृति की स्टैंपिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, इस ट्रांसफार्मर के क्रोड में दो चुंबकीय मार्ग होते हैं। तो दो चुंबकीय मार्ग किस में होते हैं, आपके द्विवाहिका टाइप ट्रांसफार्मर में, ओके। क्वेश्चन नंबर 33, चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में न्यूनतम होता है, तो किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में आपका न्यूनतम होगा, तो ये होगा आपका वेरी टाइप के, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा परिणाम ट्रांसफार्मर में क्षतियों के कारण होता है, तो कौन सा परिणाम ऐसा है जो क्षतियों के कारण होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा सभी आपके ऑप्शन जो है कि संभव है। बाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो सकती है, अचानक आवरण नष्ट होने पर, मतलब जो आपका इंसुलेटिंग लेयर है वो नष्ट होने की वजह से, ऊष्मा पैदा होने की वजह से, इसलिए करेक्ट आंसर होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 35, ओके। किस प्रकार का युग्मन एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली के मध्य होता है, तो आपका होगा कैसा मध्य होता है, इनके बीच युग्मन आपका चुंबकीय मीडियम होता है, क्योंकि इनके बीच कोई इलेक्ट्रिक कपलिंग नहीं होती है, कोई मैग्नेटिक कपलिंग होती है और मैकेनिकल कपलिंग नहीं होती है। सो करेक्ट आंसर आपका होगा बी। क्वेश्चन नंबर 36, तो किस प्रकार का इस्पात क्रोड के निर्माण के लिए उपयुक्त होता है जिसकी चुंबकशीलता क्या हो, अधिक हो और हिस्टैरिसीस लॉस बहुत ही कम हो। सो करेक्ट आंसर होगा आपका सी, चुंबकशीलता उच्च और हिस्टैरिसीस क्षतियाँ कम हो, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, किस प्रकार से 500 केवीए से कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को ठंडा रखा जाता है? अगर आपका कम 500 केवीए से कम के ट्रांसफार्मर हैं तो उनको हम किस तरीके से ठंडा करेंगे, जो है कि नेचुरल एयर के थ्रू हम उनको कूल करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, किस क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए प्राकृतिक रूप से तेल शीतलन, मतलब तेल में आपकी वाइंडिंग मर्ज हो और उसमें कोई एयर फोर्स्ड एयर नहीं प्रोवाइड की जा रही है, केवल वो नेचुरली कूल हो रहा है, तो कितने जो है कि केवीए के ट्रांसफार्मर तक हम इसमें यूज कर सकते हैं? ये आपका होगा 1000 केवीए तक। 1000 केवीए तक जो है कि ट्रांसफार्मर है, उसको हम क्या कर सकते हैं, आयल में डुबोकर बाइंडिंग को हम नेचुरली कूल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में कौन सा गुण अच्छे ट्रांसफार्मर तेल का है? ठीक है, तो कौन सा गुण है? तो निम्न सान्यता मतलब जो आपका अच्छे तेल हैं उनके क्या क्या गुण होने चाहिए? सान्यता निम्न होनी चाहिए, कम नमी सोखने वाला होना चाहिए, मतलब ज़्यादा नमी ना सोखे तेल। अगर आपका तेल ज़्यादा नमी सोख लेगा तो वो क्या करेगा, जब तेल में आपकी नमी आएगी तो वाइंडिंग में भी नमी आएगी, तो इसलिए क्या हुआ है, जो वाइंडिंग के ऊपर इंसुलेशन होता है वो ब्रेक हो जाएगा, जिससे शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उच्च विशिष्टता ऊष्मा एवं उच्च ज्वलन बिंदु, मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए और उसकी जो स्पेसिफिक टेम्परेचर है वो भी आपका उच्च होना चाहिए और आयल आपका इंसुलेटिंग होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर आपका होगा डी, इनमें सभी। कितनी वाइंडिंग का प्रयोग ऑटो ट्रांसफार्मर में किया जाता है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर में आप जानते हैं कि एक ही वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, जब ऑटो ट्रांसफार्मर की पूरी वाइंडिंग को प्राथमिक तथा कुछ अंश को सेकेंडरी की भांति प्रयोग करते हैं, सेकेंडरी की भांति प्रयोग करें तो कार्य करता है, किसकी तरीके काम करेगा? आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरीके काम करेगा, क्योंकि सेकेंडरी साइड आप जो है कि नंबर ऑफ टर्न कम जो है कि यूज में ले रहे हैं और प्राइमरी साइड जो है कि ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न यूज ले रहे हैं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए आपका ये ट्रांसफार्मर है, ठीक, और यहाँ से आपने इसको यूज में ले लिया। ठीक है, तो सेकेंडरी साइड का आपका, ये आपका सेकेंडरी साइड है, ये आपका प्राइमरी साइड है, तो इधर आपके ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न हो गए और इस साइड आपके कम नंबर ऑफ टर्न हो गए, तो इस साइड का आपका वोल्टेज क्या होगा, कम मिलेगा। ओके, ऑटो ट्रांसफार्मर किस नियम पर कार्य करता है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर आपका स्वप्रेरण के नियम पर कार्य करता है। ओके, कहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है? तो ऑटोमोबाइल्स में इसका यूज किया जाता है। वोल्टता में लघु होने परिवर्तन पैदा करने के लिए। सो करेक्ट आंसर आपका ए होगा। मोबाइल फ़ोन में नहीं कर सकते। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, किस गुण वाले इस्पात का प्रयोग क्रोड निर्माण के लिए करते हैं? तो क्रोड निर्माण के लिए हम उनका यूज करेंगे जिनकी चुंबकशीलता अधिक होगी और हिस्टैरिसीस लॉस क्या होगा, कम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी एक होता है, वेरी एक क्या होता है? आपका विभिन्न वोल्टता की एसी सप्लाई प्रदान करने वाला उपकरण है और 8 से लेकर 10 स्टैंपिंग वाला ऑटो ट्रांसफार्मर है। ठीक, आपके पहले और दूसरे ऑप्शन करेक्ट होंगे। डीसी परिपथ में विभिन्न वोल्टता प्रदान करने वाला, तो ट्रांसफार्मर को आप जानते हैं कि आप डीसी पर यूज नहीं कर सकते। सो करेक्ट आंसर आपका डी है। कहाँ पर धारा ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर का यूज हम कहाँ पर करते हैं? तो धारा मापने के लिए आमीटर के साथ। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे सीटी होते हैं उसमें हम किसका यूज करते हैं? अमीटर का यूज करते हैं, जो हमारी हाई करंट को मेजर करके बताता है। किसी भी जब लाइंस में आपको हाई करंट मेजर करना हो तो हम क्या करते हैं? सीटी का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, निम्न में कौन सा पावर ट्रांसफार्मर की केवीए क्षमता प्रयुक्त होती है? ठीक है, निम्न में पावर ट्रांसफार्मर की केवीए क्षमता, पावर ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, तो पावर ट्रांसफार्मर आपका
2000 केवीए, मतलब 2 MVA से लेकर 20 MVA के जो आपके ट्रांसफार्मर होते हैं वो आपके ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर कहलाते हैं, ठीक है। और जितने भी आपके इसमें ट्रांसफार्मर हैं ये आपके पावर ट्रांसफार्मर नहीं है, ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में और एज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के तौर पे इनका हम यूज कर सकते हैं। कितनी क्षमता के लिए ट्रांसफार्मर एचटी ट्रांसफार्मर कहलाते हैं? कितनी क्षमता के लिए ट्रांसफार्मर आपका एचटी ट्रांसफार्मर कहलाते हैं? तो इसमें होगा आपका 15 MVA से अधिक के, 15 MVA से अधिक के अगर आपके ट्रांसफार्मर हैं तो वो आपके एचटी ट्रांसफार्मर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका 2 MVA का अगर ट्रांसफार्मर है तो वो एलटी ट्रांसफार्मर कहलाएगा, और 15 MVA से अगर नीचे के जितने भी ट्रांसफार्मर हैं वो आपके एलटी ट्रांसफार्मर कहलाते हैं, और 15 MVA से ऊपर जब जाते हैं तो वो आपके एचटी ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। कंजर्वेटर क्या है? कंजर्वेटर आपका मुख्य टैंक में तेल के फैलाव को स्थान देकर मुख्य टैंक में तेल का स्तर बनाए रखता है। मुख्य टैंक के ऊपर स्थापित छोटा ऑयल टैंक है, और तो इसमें आपका दोनों बातें सही है, सो करेक्ट आंसर आपका होगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित किस कार्य के लिए ट्रांसफार्मर में ब्रीदर प्रयुक्त होता है? तो ब्रीदर का काम क्या होता है? नमी को सोखने के लिए, ठीक है। जो जब हमारा ट्रांसफार्मर क्या करता है, ब्रीथिंग करता है, सांस लेता है, तो वो एयर के साथ मॉइस्चर भी चला जाता है, तो उस मॉइस्चर को क्या करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रीदर का यूज करते हैं। तो तेल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए, मतलब नमी जब जाती है तो उसको सोख लेता है और ड्राई एयर आपके ट्रांसफार्मर के अंदर जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,